हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल अग्रवाल, तृप्ति अग्रवाल क्लासेस भोपाल से। और मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके सामने नीट 2020 का जो फिजिक्स का क्वेश्चन आया था उसकी डिटेल्ड सॉल्यूशंस 12th पोर्शन की। और हमने इनको एनसीईआरटी सीक्वेंस में अरेंज किया है, जिस तरह से चैप्टर्स एनसीईआरटी में उसी तरह से। और ऐसा ही एक वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं नीट 2020 की सॉल्यूशंस का, फिजिक्स पोर्शन का, 11th सिलेबस का। ओके, तो चलिए पहले हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस जो कि नीट 2020 फिजिक्स में आए थे। और ऐसे क्वेश्चंस का नंबर था इसेंशियली 4। तो चलिए, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का पहला क्वेश्चन है। स्फेरिकल कंडक्टर है, इसका रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है, हैज अ चार्ज ऑफ 3.2 इतना कूलम। ई की वैल्यू निकालनी है एट अ पॉइंट 15 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। और ये कांस्टेंट्स की वैल्यू उसने एसआई यूनिट्स में दी हुई है। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। तो क्वेश्चन पढ़ के हमें एक बात समझ में आ रहा है कि सबसे पहले तो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। दूसरी बात है कि इसमें ई निकालना है हमें। हमें अननोन को जरूर हो सके तो अंडरलाइन कर लेना चाहिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ ई मांग रहा है। ये सारा ध्यान अननोन पे ही होना चाहिए। फिर ये जो पॉइंट है जरूर ध्यान देना चाहिए कि इंटरनल पॉइंट है कि एक्सटर्नल पॉइंट है। इंटरनल पॉइंट होता तो आंसर 0 आ जाता। कोई भी ऑप्शन 0 नहीं है, इसलिए वो चिंता खत्म हो गई अपनी। सारे ऑप्शन फाइनाइट हैं। तो फॉर्मूला डिसाइड कर लिया कि भाई इसका मतलब के क्यू बाई आर स्क्वायर लगेगा। अब जरा ऑप्शंस पे ग्लांस मारा तो देखा सारे ऑप्शंस की यूनिट्स तो सेम ही है। फिर इनके जो ऑप्शंस है खाली 10 के पावर्स में डिफर कर रहे हैं, ये वैल्यू भी सेम है। तो हम इसकी कैलकुलेशन में भी ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। पेपर ने हमें मदद तो बहुत की है, बारीक कैलकुलेशंस में से टाइम बचाने की कोशिश तो की है। तो फिर ये रही इसकी एग्जैक्ट सॉल्यूशन। तो ई इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ये तो कांस्टेंट हो गया जो इसने दिया था मेरे को। यहाँ पर याद करने की जरूरत नहीं है मोस्ट ऑफ द कांस्टेंट्स को। और क्यू की वैल्यू ये चेक कर लेता हूँ ध्यान से। हाँ ठीक है। और जो डिस्टेंस जहाँ निकालना है वो बराबर है सेंटीमीटर को मैं एम के यूनिट मीटर स्क्वायर में ले आया। इनको मैंने सॉल्व किया। फिर फाइनली मैंने 27/22 बचने दिया यहाँ पर, ताकि आंसर बस 1 पॉइंट समथिंग समथिंग मुझे दिख जाए। पावर्स को एक बार फिर से चेक कर लिया और सारा ध्यान बस इस पावर पे ही रखा है कि मैं अब उस ऑप्शन को ढूंढूंगा जिसमें पावर 5 होगा। बाकी सब तो यार सेम है। ये ऑप्शन 5 है, इसलिए ये थर्ड आंसर है। तो बहुत ही केयरफुल, सिली मिस्टेक ना हो जाए, कोई बबलिंग मिस्टेक ना हो जाए, उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। चलिए हम ये क्वेश्चन नंबर 2 देख रहे हैं। कहता सर्टेन रीजन में ऑफ स्पेस और इसकी वॉल्यूम है कुछ 0.2 मीटर क्यूब। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 5 वोल्ट है और बोला है थ्रू आउट। ये बड़ा कीवर्ड है, एकदम पहली नजर में आपको हिट करना चाहिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ई एक बार फिर से ई निकालना है और ऑप्शंस पे ग्लांस कर लेना चाहिए कि सारी यूनिट सेम है कि नहीं है, 10 के पावर सेम है कि डिजिट्स डिफरेंट हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर एक ऑप्शन 0 है तो वो ध्यान देखना चाहिए। 0 वाला जो ऑप्शन जब भी किसी ऑप्शन क्वेश्चन में होता है तो उसकी सॉल्यूशन शायद कुछ ना कुछ कहेगा वो 0 आपसे, अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो। बहुत रैंडमली भी 0 कभी कभी डाल देते हैं, पर ज्यादातर दैट 0 हैज अ मीनिंग। तो क्वेश्चन पढ़ के हमें ये समझ में आया कि इसने दिया है वोल्टेज निकालना है, इंटेंसिटी निकालना है। तो इन दोनों में जो रिलेशन है वो e टू माइनस डी वी बाई डी आर है। अब वो बोल रहा है कीवर्ड है सवाल में थ्रू आउट। जो कीवर्ड है वो बोल रहा है थ्रू आउट। थ्रू आउट पोटेंशियल सेम है तो डीवी 0 है। इसको हम इक्वी पोटेंशियल वॉल्यूम बोलते हैं। तो बस इंटेंसिटी 0 है, पोटेंशियल थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, इंटेंसिटी इज रेट ऑफ फॉल ऑफ पोटेंशियल। पोटेंशियल गिर ही नहीं रहा। तो डीवी 0 है तो इंटेंसिटी 0 है। टिपिकल बेसिकली बहुत अच्छी डीप थ्योरी से भी से किया जा सकता था। थ्योरी में तो पढ़ाया जाता है शेल के अंदर भी, इसीलिए हर पॉइंट पे जहाँ पोटेंशियल सेम होता है वहाँ इंटेंसिटी 0 होती है। कॉन्सेप्चुअल कहलाएगा, फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। तो ये इजी न्यूमेरिकल कहलाएगा। बेसिकली साउंड थ्योरी चाहिए इसके लिए, आपको डीप कॉन्सेप्ट चाहिए। तो टाइम तो मैक्सिमम 30 सेकेंड ही लगना चाहिए इसमें। बट ये है कि अगर कवरेज थोड़ी पुअर है या थ्योरी में कॉन्फिडेंस कम आ रहा है तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से इसमें आप डाउटफुल हो सकते हैं। तो डाउटफुल होने तो आप तो छोड़ भी दें, वो एक बेटर ऑप्शन रहेगा बजाय रिस्क लेने के। कोई ऐसा विशेष डेटा इसने दिया नहीं है जिससे आप, कोई मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन नहीं है जो इन वैल्यूज पे अराइव एट कराए आपको। इसने दिया क्या है सिवाय वॉल्यूम के? कोई चार्ज या कोई चार्ज डेंसिटी और कोई डी आर कुछ दिए नहीं है। तो ये तो किसी न किसी कैलकुलेशन से ही आते ना। आपके पास कैलकुलेशन सपोर्ट करने के लिए कोई मैथमेटिकल डेटा है ही नहीं, तो फिर आपका सारा ध्यान इस पे ही जाना चाहिए कि यार कैलकुलेशन जब मैं कर ही नहीं सकता इस पे। अगर टाइम है तो आप ऐसे इसको सोच सकते हैं
कि मेरे को डेटा दिया क्या है इसने, कोई डिजिट दी तो होती, एक फालतू की डिजिट दे दी। वॉल्यूम से मेरे को क्या लेना देना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या तो डीवी चाहिए या डीआर चाहिए, वॉल्यूम का क्या करूंगा। तो फिर शायद आप सोच, आपका अटेंशन यहाँ हो सकता है ये अटेंशन आपके खींच ले। इसका आंसर है 2। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 3, the energy required to break one bond in DNA is 10 to minus 20 जूल। हमें यहाँ जरा सा भी डिस्टर्ब नहीं होना है कि ये बायोलॉजी का पेपर चल रहा है कि फिजिक्स का पेपर चल रहा है। डिजिट्स दिख रही है, मतलब कुछ ना कुछ फिजिक्स से रिलेशन है इसका। इट्स वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली, क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ गया कि ये सिर्फ कन्वर्जन का सवाल है, ठीक है। तो हमें एनर्जी जूल में दी है और अननोन को ध्यान से देखने से ये कि निकालना क्या है, इट्स वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अननोन है एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कीवर्ड है वो नियरली है। आप कैलकुलेशंस में आप ज्यादा टाइम वेस्ट ना करिए, थ्रू आउट पेपर ने आपकी मदद की है। ऑप्शंस को पढ़कर हमें एक बात समझ में आ रही है कि खाली लोकेशन ऑफ डेसिमल जो है वही डिफर हो रहा है। ये 6 सब जगह कॉमन है, तो 6-1 आ रहा है कि 6-2 आ रहा है कैलकुलेशन से। हमें वहां तक कैलकुलेशन करनी नहीं है, सिर्फ उतनी कैलकुलेशन करनी है जितनी जस्ट आवश्यक है। तो सपोर्ट है, कैलकुलेशन में घुसने के पहले हमें एक आइडिया होना चाहिए कि आंसर कैसा एक्सपेक्टेड है। तो हम अपने दिमाग में एक बात बोलेंगे कि यार इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो स्मॉलर यूनिट है, तो आंसर थोड़ा बड़ा लाना है। अभी जो कन्वर्जन फैक्टर है ये पेपर में दिया हुआ था उन्होंने कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 × 10⁻19 जूल। अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूं तब तो मेरा आंसर और छोटा आ जाएगा, तो मैं इससे डिवाइड करता हूं, इसका नेगेटिव पावर है। अब क्या हुआ, ये -20 और -19 ये बन गया -1 और ये बचा 1/1.6। अब ये तो 1 से छोटा ही आएगा, तो ये जो 1 से छोटा आएगा इसमें से सीधे 0.6 लिख लेता हूं, तो ये आंसर आ गया 0.06, राइट। अभी भी हमारा काम खत्म हुआ नहीं है, अभी भी आइडियली हमें जाना देखना तो चाहिए। एक नजर यहाँ रखनी चाहिए, फिर यहाँ रखनी चाहिए कि नहीं ये गलत है, फिर बोलना चाहिए नहीं ये गलत है, और इसको भी देख के वहां फिर नजर देखें, फिर यहाँ देखें, बोले नहीं ये गलत है। ऐसा ना करें कि इसे ब्रेन में रख लें आप कि 0.06 है और ऑप्शंस में से ढूंढें, बार बार वहां देखें कि आंसर क्या आया है और फिर एक एक ऑप्शन को क्रॉस करते चलें। दिस वे यू विल मेक योर एक्यूरेसी वेरी हाई, जिसका कि बड़ा इंपॉर्टेंस है ऐसे पेपरों में जहां से 2 या 3 क्वेश्चन से एम्स डिसाइड होना है। पूरे पेपर में 3 क्वेश्चंस हैं केवल जो आपकी रैंक या अच्छी कॉलेज डिसाइड करेंगे। तो सिली मिस्टेक अगर ना हो, एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मायने रखेगी, और ये गलती ना हो कि आपने कैलकुलेशन तो ठीक की है पर फिर उसको यहाँ सही आइडेंटिफाई नहीं किया है। सो दैट रियली मैटर्स नाउ। जो अभी हमने इसका पहला क्वेश्चन किया डीएनए वाले कन्वर्जन वाला, उसमें टाइप को हम कहेंगे कि वो एक इजी न्यूमेरिकली कहलाएगा। टाइम ज्यादा से ज्यादा 45 सेकंड्स लगेगा, और इशू यही हो सकता है कि ये सवाल में तो कोई प्रॉब्लम सच नहीं है, इसमें तो कोई इशू नहीं है, पर ओवरऑल हो सकता है आपने बायोलॉजी को ज्यादा टाइम दे दिया हो, मतलब टाइम मैनेजमेंट की इशू हो सकती है। इस क्वेश्चन के लिए आपके पास टाइम ही ना बचा, और अगर आपको नजर पड़ जाती है, दिखता है कि छोटा सा क्वेश्चन है, समझ में आ जाता है कि यार ये तो एक सिंगल स्टेप कन्वर्जन है, तो हाँ इसको टाइम आपको देना चाहिए। पुअर चॉइस ऑफ क्वेश्चंस, कौन से करने हैं और कौन से छोड़ने हैं, उनकी वजह से हो सकता है ये भी चपेट में आ जाए। ऑलराइट, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। शॉर्ट पढ़ते ही साथ हमारे दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि लंबे वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे। शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, डाइपोल मोमेंट की वैल्यू दी है, और ये वैल्यू ऐसी दी है जो आपकी शायद टेंडेंसी हो जाए कि आप इसे 1.6 × 10⁻−19 ले लें। चार्ज की, जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज की वैल्यू होती है ना, पहले तो पढ़ोगे, जब इसे यूज करोगे ना कैलकुलेशन में, तो हो सकता है आप इसको गलती से 1.6 × 10⁻−19 ले लें, क्योंकि 1.6 की वैल्यू हमें बहुत ज्यादा आदत है, बड़ी समझदारी से और बहुत बड़ी प्लानिंग से क्वेश्चन पेपर बनाया गया है कि कहीं कहीं छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स कराएगा वो आपसे। फिर पोटेंशियल निकालना है डाइपोल के कारण, डिस्टेंस दिया है, और ये 60 डिग्री वाला डाइपोल एक्सिस दिया है, ये सारे ऑप्शंस हैं। 1/4πε0 की भी वैल्यू सवाल में दी हुई है। तो सवाल पढ़ के हमें सबसे पहले समझ में आता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल है, इलेक्ट्रिकल यहाँ लिखा है उसने। फिर टॉपिक है डाइपोल, अननोन है, सबसे बड़ी बात है वी एट अ जनरल पॉइंट, निकालना है पोटेंशियल, कहता है यही लिख दिया क्या, वी ड्यू टू, पोटेंशियल निकालना है। तो अननोन है पोटेंशियल, और बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन उसने दी है उससे हमें पता लग रहा है कि हमें ये जनरल पोजीशन पे पोटेंशियल निकालना है। यहाँ डाइपोल की जनरल पोजीशन पे पोटेंशियल निकालना है। ये एंगल थीटा है और ये आर है। अगर हो सके तो हमें ये डायग्राम वायग्राम बना लेने चाहिए, ताकि हम और ज्यादा उसी पोर्शन को दिमाग में लोड कर लें जहां से ये सवाल आया है। डायग्राम वायग्राम बना लेंगे तो हल्का सा ब्रेन को उस फाइल को लोड करने में, हार्ड डिस्क को लोड करने में टाइम मिल जाता है ब्रेन को।
तो डायग्राम वायग्राम बना लेना चाहिए सो दैट यू आर एक्चुअली इनटू द डेप्थ ऑफ द टॉपिक बीइंग डिस्कस्ड। तो अब मेरे को ऑप्शंस पे मैंने नजर मारी, एक ऑप्शन तो खैर जीरो भी है, तो देखता हूँ। और बाकी सारी जो फर्स्ट डिजिट है, ये जो डिजिट है बस ये चारों में ही डिफरेंट है, तो मैं खाली फर्स्ट डिजिट ही कैलकुलेट करूंगा। और एक बार जीरो के बारे में सोच लेता हूँ, पोटेंशियल निकालना है डायपोल के लिए, तो वो आंसर जीरो आता है केवल यहाँ ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन में। और ये ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन का केस तो नहीं है, तो आइडियली आपको एक ऑप्शन तो कैंसिल कर देना चाहिए, और यहाँ नहीं कट करना चाहिए, ऐसा यहाँ कट कर देना चाहिए, और कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे अपना। ठीक है, अब मैं इसमें वैल्यूज डालना शुरू करता हूँ। के की वैल्यू उन लोगों ने दी थी, पी की वैल्यू मैंने बड़े ध्यान से लिखनी पड़ेगी, 1.6 ना हो जाए कहीं यहाँ पर। कॉस थीटा एंगल उसने एक्सिस से ही 60 डिग्री लिया है, ये एक्सिस से ही एंगल हमें चाहिए होता है, हाँ ये एक्सिस से ही है। कॉस का ग्राफ बनाइए, देखिए कॉस ऑफ बड़ा एंगल इज इक्वल टू छोटी वैल्यू, cos 60 की वैल्यू हम 1/2 की जगह कई बार √3 ले लेते हैं, √3/2, सो cos 60 इज 1/2। और उसके बाद मैंने सारे 10 के पावर छोड़ ही दिए, और ये मैंने देखा कि भाई ये तो आंसर आ रहा है 2, और 2 की डिजिट में एक ही ऑप्शन, 2 की डिजिट में अगर एक और ऑप्शन होता 2000 वाला भी, तो मैं 10 के पावर्स के लिए बॉदर करता। अभी मेरे को 10 के पावर्स के लिए बॉदर करना ही नहीं है, दैट्स इट। तो ये एक खैर छुपा हुआ केस है, ये अनकॉमन क्वेश्चन है थोड़ा सा। हम लोग यहाँ पर एंड ऑन में और ब्रॉड ऑन में और जनरल पोजीशन में इंटेंसिटी की तो बहुत बात करते हैं, पोटेंशियल की बात नहीं करते। तो ये एक छुपा हुआ केस है, ये थोड़ा रैंक डिसाइडिंग हो सकता है। कैलकुलेशंस कोई बहुत ज्यादा तो नहीं है, फिर भी ये पूरा क्वेश्चन फील करने में टाइम अपने को लगेगा टोटल 60 सेकेंड्स। और इशू इसमें यही है कि एक तो आप केस पहचानिए कि ये मोनोपोल तो नहीं है, खाली फॉर्मूला आप सही ले रहे हैं कि नहीं, Q/R ले रहे हैं कि या फॉर्मूला या P/R² ले रहे हैं, और फिर डिनोमिनेटर में ये स्क्वायर है या नहीं। फॉर्मूले को ही सही लिखने में कहीं ना कहीं आपसे गलती हो सकती है, और स्पेशली मोनोपोल के फॉर्मूले में ये R आता है Q/R, KQ/R, और डायपोल में P/R², और वो भी जनरल पोजीशन में है, तो सिचुएशन को सही पहचान पाना में ही कोई इश्यू हो सकती है। खैर हाँ, ये एक क्वेश्चन है जो सबने तो सही नहीं किया होगा। ये फॉर्मूला क्योंकि थोड़ा कम यूज होता है, तो हमें थोड़ा कम क्लिक करता है, और ये छुपा हुआ केस है, रैंक डिसाइडिंग केस डेफिनेटली ये है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के 4 सवाल के बाद अब हम कैपेसिटेंस की बात करेंगे। इसमें से आया था एक क्वेश्चन। Alright, capacitance of a PPC parallel plate capacitor with there is a medium of 6 microfarad. With the introduction of dielectric, capacity becomes 30 microfarad. तो सिचुएशन समझ में आ रही है कि हमने डायलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस किया, और ये सारी कहानी हमें अपने आप से हो सके तो यहाँ डायग्राम में थोड़ी बहुत कहनी चाहिए। तो ये डायलेक्ट्रिक डाल दिया। अब परमिटिविटी पूछ रहा है, इसके अननोन क्या है वो आपको हमेशा ध्यान से देखना चाहिए। परमिटिविटी पूछा है, सिर्फ के नहीं पूछा है उसने, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं पूछा है। वो तो अच्छी बात है कि उसने खाली 5 ऑप्शन दिया नहीं है, ये ऐसा कुछ तो भी कर दिया है, इसलिए फिर सिली मिस्टेक से उसने खुद ही बचा लिया आपको। उसे नॉर्मली जो हम लोगों की आदत है, जो क्वेश्चन हम ज्यादा देखते हैं, जो ज्यादा करते हैं, उसमें डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट रिलेटिव परमिटिविटी देखते हैं, पर इसने एब्सोल्यूट परमिटिविटी मांगी है। हालांकि यूनिट्स दे के सारा क्लियर किया है, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो के है उसकी तो कोई यूनिट नहीं होती। पहला ऑप्शन 5 जरूर है उसमें, और 5 इंटू ये समथिंग है। ठीक है, यहाँ इसने एप्सिलॉन 0 की भी एसआई यूनिट्स दी हैं, और चारों ऑप्शनों की यूनिट्स तो सेम है, एसआई है, पर इनकी डिजिट्स भी डिफरेंट है और इनके 10 के पावर्स भी डिफरेंट है। तो कोई हम एडवांटेज, हमें ऑप्शंस में कोई एडवांटेज नहीं है, पूरी कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो चैप्टर का नाम पढ़ते ही हमें समझ में आया कैपेसिटेंस है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जो भी आप बोलते हैं। एक्शन हमने ये किया कि डायलेक्ट्रिक डाला है तो कैपेसिटी बढ़ी है, तो हमें मालूम है जो अननोन है उसको ध्यान से देख लेते हैं, एप्सिलॉन है, खाली के नहीं है। ये वार्निंग है कि मेरे को ऐसा के डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं निकालना है, जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मुझे नहीं निकालना है, पूरा परमिटिविटी निकालनी है, एप्सिलॉन और एप्सिलॉन आर निकालना है। तो पहले तो कैपेसिटी के टाइम्स हो जाती है, तो कैपेसिटी 5 टाइम्स हो गई, तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 है। ये ऑप्शन थोड़ी गड़बड़ करा सकता है, पर फिर कोई यूनिट नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है, एक और चेक पॉइंट यहाँ पे भी हमारे पास है कि जो के की वैल्यू है कभी भी 1 से कम नहीं आती है, तो कहीं बाई चांस किसी का 1/5 आ रहा हो कैलकुलेशन से, तो वो समझ जाए कि ये 1 से कम नहीं आता। स्टेप 2 है अब कि निकालना क्या है। पहले दी गई जानकारी से हमने के निकाला, अब कैलकुलेशन से सही फॉर्मूला चूज करके एप्सिलॉन निकाला।
और जब हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं तो बस ये इसको मैं 5 8 40 बोल देता हूँ, या 9 मान लेता हूँ इसको, तो 9 5 45 बोल देता हूँ। और अगर अब ऑप्शंस को देखता हूँ, पहले तो मैं इस ऑप्शन को काट ही चुका हूँ और फिर मैं कैलकुलेशन से देख रहा हूँ 44 45 टाइप का कुछ आ रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है, ये ऑप्शन भी नहीं है, इन दो में से एक बचे, तो मेरे को डिजिट की चिंता नहीं बची, 10 के पावर की चिंता बची है। तो मुझे इसे 0.44 टाइप बनाना है। मेरा ये 45 टाइप कुछ आ रहा था, और ऑप्शन देख के मैं समझ गया कि ये 44 आ रहा होगा, मैंने इसे 44 मान लिया, फिर 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, ये 0.44 इंटू 10 टू द पावर -10 हो गया। ठीक है, तो टाइम इसमें 2 स्टेप न्यूमेरिकल बोल सकते हैं हम इसको, और टाइम क्या है ओवरऑल करीब 90 सेकंड्स तक लग जाना चाहिए। इशू ये है इस क्वेश्चन में कि थोड़ा अनकॉमन, एकदम इजी तो नहीं कहलाएगा, एकदम डायरेक्ट तो नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम इसके लिए मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं रहते हैं, कुछ अलग ही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। एप्सिलॉन निकालने के सवाल थोड़े गाइड्स में कम मिलते हैं, हम लोग टीचर्स थोड़े कम कराते हैं। ऑलराइट, अब हम नीट 2020 में जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले पोर्शन में से क्वेश्चंस आए हैं उन्हें डिस्कस कर रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चंस का नंबर है 4। राइट फ्रेंड्स, ये बोल रहा है साहब कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी विद टेंपरेचर फॉर कॉपर इज 4 ग्राफ इसने दिए हैं। अगर जानकारी है तो अपने को सीधे 5 सेकंड में आंसर आ जाता है, और नहीं तो ठीक है। रेजिस्टिविटी के बारे में हम जानते हैं मेटलों में टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो ये पॉसिबल नहीं है, और ये भी पॉसिबल नहीं है। तो लीनियर वेरिएशन है या नॉन लीनियर वेरिएशन है? अब नॉर्मली तो हम यही लगाएंगे, सामान्यतः यही सही होता भी है, पर एनसीईआरटी टेक्स्ट अगर किसी ने पढ़ी है तो उसने कॉपर के लिए डायरेक्टली अलग से दिया बिना किसी रीजन के, कि कॉपर में ये वेरिएशन जल्दी ही नॉन लीनियर हो जाता है। इसका कोई डिस्कशन नहीं है, कोई रीजन नहीं है, कहीं लिखा भी नहीं है, एक डायग्राम में उसने बना के दे दिया है। शायद ये फिगर 3.9 है, उसमें ये फिगर इसने बना करके दे दिया है। तो वो जैसे बायोलॉजी में डायग्राम में से क्वेश्चन उठाता है, वैसे यहाँ फिजिक्स में भी डायग्राम में से क्वेश्चन आया है। तो इन माय ओपिनियन अंडर 100 जिन लोगों की AIR आने वाली है, केवल उन्होंने इस क्वेश्चन को सही किया होगा, या जिन्होंने NCERT पढ़ते हैं बायो फिजिक्स में भी केवल वही इसे सही कर पाए होंगे। बाकी ये सबसे कठिन क्वेश्चन पेपर का यही है जो तुरंत नेगेटिव हो जाएगा। तो इंडिकेशन है क्लियर कि NCERT टेक्स्ट पढ़नी ही पड़ेगी, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन कलर कोड ऑफ कार्बन रेजिस्टेंस पर है। हमको कलर कोड दिया है इसने येलो, वायलेट, ब्राउन और गोल्ड। रेजिस्टेंस इन टॉलरेंस बताना है। तो गोल्ड की वजह से, गोल्ड क्लब के मेंबर है तो अच्छा एरर कम होगी, 5% ही वेरिएशन होता है। तो 10 वाला एक ऑप्शन पहले हट जाए, 10 वाला ऑप्शन में हटा दो। अब पूरा यहाँ चार्ट बना लेता हूँ। इसको मैं बीबी रॉय और ग्रेट ब्रिटेन से नहीं पढ़ाता, क्योंकि प्रॉब्लम है कि तीन बी हैं, और इसीलिए सवाल आया भी है, क्योंकि आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। वैसे ये सवाल NCERT में फिगर 3.8 बी में एग्जैक्टली यही डेटा दिया है इन्होंने, वहीं से एक क्वेश्चन उठाया है। NCERT का काफी महत्व बढ़ता जा रहा है फिजिक्स में भी। तो प्रॉब्लम सारी ये है इस क्वेश्चन में, इट इज हाईली प्रोन टू, बहुत रिस्की है ये, हाईली प्रोन टू सिली एरर, बिकॉज बी में आपको पता नहीं रहता कौन सा बी क्या है। तो ब्लैक, ब्राउन, फिर रेड, ऑरेंज, येलो, फिर ग्रीन, और ये भी ब्लैक, ये भी है। तो मैं इसे ऐसे पढ़ाता हूँ बलबीर रॉय, बल्कि पूरा ब्लैक ब्राउन रॉय बोलना चाहिए, क्योंकि बल में तो बल यहाँ पे भी आ रहा है। बलबीर रॉय विद ग्रीन ब्लू विग हैज ग्रेइश व्हाइट हेयर। बलबीर रॉय है, ग्रीन ब्लू वो विग पहनता है, और क्योंकि उसके अंदर ग्रे और व्हाइट हेयर्स हैं। और ये काउंटिंग 0 से शुरू होती है, ध्यान रखना, यहाँ भी गलती होती है, ये काउंटिंग 1 से शुरू नहीं होती है। तो येलो का कोड आ गया 4, वायलेट का कोड आ गया 7, और ब्राउन है, ये ब्राउन है, ये ब्राउन है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फील्ड यहाँ पर है। ठीक है, तो 40, ये फर्स्ट डिजिट मुझे यहाँ से मिल गई, ये जो टेंस प्लेस है वो यहाँ से मिलता है, यूनिट प्लेस यहाँ से मिलता है, मल्टीप्लायर यहाँ से मिलता है। मल्टीप्लायर खाली 10 का पावर 1 है, तो ये 10 ही आएगा। मतलब ये जो किलो वाले ऑप्शन थे ये नहीं आएंगे, ये किलो वाले ऑप्शंस नहीं आएंगे, इसलिए आंसर फाइनली क्लियरली हाँ बचता है 1। टाइम खाएगा ये सवाल, 90 सेकेंड्स होगा, ये भी सबका सही नहीं हुआ होगा, कहीं ना कोई एरर लोगों से हुई है इसमें भी। ऑलराइट, नेक्स्ट
चार्ज पार्टिकल की ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी है इसने मीटर पर सेकंड में, इलेक्ट्रिकल फील्ड इतनी इंटेंसिटी है वोल्ट पर मीटर में, इसकी मोबिलिटी क्या है, उसने ये यूनिट जो है ऊपर ही दे दी थी, यहाँ पर इन यूनिट्स में मोबिलिटी पूछ रहा है। 4 ऑप्शन है, शायद डिजिट्स भी डिफरेंट है और पावर्स भी कहीं कहीं पॉजिटिव है कहीं नेगेटिव है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में म्यू का फॉर्मूला है मोबिलिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन ई, वैल्यू डाली 7.5 अपॉन 3 2.5 आ गया, तो 2.5 अगर आ गया तो मैं 2.25 वाले ऑप्शन काट देता हूँ, और फिर 10 का पावर 6 आया तो 10 का पावर -6 वाला भी एक में इसको काट देता हूँ। इन्होंने क्या करवाया है कि यहाँ पर एक तो 2.25 और 2.5 में इन्होंने सोचा है कंफ्यूजन हो जाएगा, और अगर किसी ने सही निकाल भी लिया यहाँ पर तो बबल भरते समय उसका सारा ध्यान यहाँ होगा, यहाँ वो गलती कर सकता है। सिर्फ पावर्स की वैल्यू साइन में उन्होंने गलती कराई है। एक एक ऑप्शन बहुत ही बारीकी से समझदारी से बनाया गया है और कोशिश की गई है कि किसी न किसी टाइप की सिली मिस्टेक हो जाए तो स्कोर थोड़ा सा तो कहीं अफेक्ट होगा इन सब बारीकियों से, क्योंकि एक ऑप्शन को भी ऐसा लगता है जैसे एक ऑप्शन बनाने में उन्होंने 2-3 घंटे लगा दिए हों, एक क्वेश्चन बनाने में 2 घंटे लगाए हैं, ऐसा तो करीब करीब किया है। बहुत ही प्यारी प्लानिंग से बहुत इजी दिखने वाला पेपर है, और स्कोर में कहीं थोड़ा बहुत फर्क दिखेगा जरूर, उतना हाई स्कोरिंग नहीं जाएगा जितना पहली नज़र में लगता है। और ये करंट इलेक्ट्रिसिटी के साथ प्रॉब्लम ये भी है कि हम लोग ज्यादातर क्वेश्चन सर्किट्स के करते रहते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन, स्टार डेल्टा थ्योरम, व्हीटस्टोन ब्रिज, वो हमेशा से ही थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो सर्किट्स में से कोई सवाल नहीं है, जो नेग्लेक्टेड पोर्शन होता है म्यू का फॉर्मूला VD/E, उस पर उठा के सवाल डाल दिया है। ये थोड़ा नेग्लेक्टेड फॉर्मूला तो रहता है, ये थोड़ा लेस कॉमनली यूज होता तो है, तो ये भी बड़ी समझदारी से उन्होंने क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। यस, 9th क्वेश्चन, रेजिस्टेंस वायर इज कनेक्टेड इन द लेफ्ट बैक ऑफ मीटर ब्रिज। कई बार मीटर ब्रिज भी शायद कवरेज का एक इशू होता तो है, लोग व्हीटस्टोन ब्रिज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। फिर बैलेंस इज 10 ओम रेजिस्टेंस इन द राइट गैप, तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस वायर है और यहाँ 10 ओम रेजिस्टेंस है राइट गैप में, और बैलेंसिंग लेंथ का रेशियो 3:2 है, और इस पूरे वायर की लेंथ इसने 1.5 मीटर दी है इसकी, तो लेंथ ऑफ वन ऑफ द रेजिस्टेंस वायर। थोड़ा सा नया टाइप का सवाल हो गया, ऐसा सवाल पहले कभी देखा नहीं, 1-2 बार सवाल पढ़ना पड़ेगा, 2 बार में भी 3 बार तब जाके सवाल रजिस्टर होगा। तो पहली बात तो ये है कि मैं दिस अपॉन दिस इक्वल टू दिस अपॉन दिस से वायर का रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ। अब सवाल जब फिर से पढ़ता हूँ तो वही कह रहा है कि लेंथ ऑफ द रेजिस्टेंस वायर इज 1.5 मीटर, यानी जिसका कि रेजिस्टेंस 15 ओम है ना, उसकी लेंथ 1.5 मीटर है, तो यही नॉर्मली सवाल छोड़ देता है। अब वो आपसे कह रहा है कि लेंथ ऑफ 1 ओम ऑफ द रेजिस्टेंस वायर, यही रेजिस्टेंस वायर अगर इसका इसी मटेरियल का ऐसा ही उस वायर की लेंथ बताइए जिसका रेजिस्टेंस 1.5 ओम की जगह 1 ओम हो, इसका लेंथ बताइए, सॉरी रेजिस्टेंस दे दिया, लेंथ बताइए। रेजिस्टेंस दिया है इसने 1 ओम, 15 गुना कम, तो लेंथ भी हो जाएगी 15 गुना कम। सेम मटेरियल है, उसका रो भी सेम और उसका एरिया भी सेम है, रेजिस्टेंस खाली लेंथ के प्रोपोर्शनल है, तो लेंथ आ जाएगी ये 1 × 10⁻1 मीटर। ये 1.5 वाले ऑप्शंस को पहले मैं काट देता हूँ, 1.5 वाले ऑप्शंस तो नहीं है, और अब इनको जरा ध्यान से देखता हूँ, ये भी 1 है ये भी 1 है, ये -2 वाला कट जाएगा। इस तरह से हम थर्ड पे बचेंगे। थोड़ा सा अनकन्वेंशनल और नया सवाल है, और ये भी जिन्हें क्लिक कर गया स्ट्रेट पे, जिनको क्लिक कर गया उनको शायद 30-40 सेकेंड में बन जाएगा, नहीं तो इरिटेट करने वाला सवाल है, अगले क्वेश्चन के लिए मोमेंटम बिगाड़ने वाला सवाल है। इसे तो आपको फर्स्ट राउंड में करना ही नहीं चाहिए, सेकेंड राउंड के लिए छोड़ देना चाहिए। ऑलरेडी एक और क्वेश्चन है, इसको भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में ही गिन रहे हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं। तो द सॉलिड व्हिच हैव नेगेटिव टेंपरेचर कोएफिशिएंट और रेजिस्टेंस आर, इसको सेमीकंडक्टर के चैप्टर में भी गिना जा सकता है, पर एनसीईआरटी में इसका जिक्र करंट इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, इसलिए चलो हम इसको भी करंट में गिन रहे हैं। इस तरह से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कैपेसिटेंस के 5 और करंट इलेक्ट्रिसिटी के 5, टोटल 10 क्वेश्चन तो यहीं से आ गए, वो चैप्टर्स जिनके आप सबसे ज्यादा रिवीजन करते हैं। तो कहता है अल्फा जो है वो नेगेटिव किसका होगा, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर दोनों का, कि खाली इंसुलेटर का, कि खाली सेमीकंडक्टर। अब ये बेसिकली एक फैक्ट टाइप क्वेश्चन है, पता है तो पता है, नहीं तो इसको छोड़ देना चाहिए, वहां रुकना नहीं चाहिए। 15 सेकंड 10-15 सेकंड में जो करना कराना है करके निकल, गलत तो गलत सही, पर वहां ज्यादा टाइम ना लगाए। इशू ये है कि एक्चुअली एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और इसके लिए बहुत केयरफुल एनसीईआरटी रीडिंग चाहिए।
एक्चुअली इसने पेज नंबर 102 पे टेबल 3.1 बनाया है एनसीईआरटी में, जिसमें उसने अल्फा मेंशन किया है किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है, पर इंसुलेटर के साइड में उसने ब्लैंक छोड़ा, कुछ नहीं लिखा। तो चार्ट देखेंगे तो उसके इंसुलेटर के बारे में उसने बात ही नहीं की। हम टीचर्स भी इंसुलेटर के अल्फा के बारे में कभी बात ही नहीं करते, कहीं कोई क्वेश्चन कभी देखा ही नहीं इसका। तो वो उन्होंने चार्ट के बाद बारीक एक बहुत प्यारा क्वेश्चन निकाला है, जो मोस्टली या तो नेगेटिव ही जाएगा ज्यादातर। और पेज 104 के लास्ट पैराग्राफ में एक छोटी सी लाइन लिख दी है कि सेमीकंडक्टर के साथ साथ इंसुलेटर में भी टेम्परेचर के बढ़ने से चार्ज की डेंसिटी एन बढ़ती है, और इसलिए इसका भी रो कम होता है। तो ये क्वेश्चन बेसिकली छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये डायरेक्ट एग्जैक्टली ऐसा का ऐसा आपका पढ़ा हुआ नहीं है, यू आर नॉट वेरी श्योर। तो इसको छोड़ देंगे तो रैंक हजारों में बढ़ जाएगी। एक -1 अगर आपने बचा लिया ना, तो आपकी रैंक 1000 तक भी चेंज हो जाएगी। और इसके बाद मैं आपसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का एक क्वेश्चन आ रहा है, वह डिस्कस कर रहा हूँ। इसके अलावा मैग्नेटिज्म में से कोई क्वेश्चन है ही नहीं, क्लासिकल मैग्नेटिज्म में से। ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। ससेप्टिबिलिटी हमें दी है 599, और मैग्नेटिक फील्ड एच की वैल्यू दी है एम्पियर पर मीटर में। परमिएबिलिटी मांगी है, ध्यान दीजिए फिर से, म्यू आर नहीं मांगा है, पूरा म्यू मांगा है। ऐसा ही इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी सेम क्वेश्चन था। ऑलराइट, तो म्यू आर का फॉर्मूला है 1 प्लस काई, ससेप्टिबिलिटी को काई कहते हैं, म्यू आर है 600, और म्यू निकालना है तो म्यू नॉट इनटू म्यू आर। अब यहाँ देखिए, एक तो आंसर में पाई बचेगा, आपको पहले ही देख लेना चाहिए ऑप्शंस में उसने पाई को जिंदा रखा है, तो हम भी पाई को जिंदा रखेंगे, पाई की वैल्यू डालेंगे नहीं। तो जिसमें अब बाकी 2.4 पाई बच रहा है हर जगह, तो 2.4 लाना पड़ेगा मुझे। ध्यान से, जब 2.4 लाऊंगा हर जगह, 2.4 2.4 2.4 ये वाला ऑप्शन तो नहीं है, और इसके बाद 2.4 सब में है। अब बड़े बहुत ही बारीकी से आपको देखना पड़ेगा कि पावर क्या है, पावरों में यहाँ गलती होने की इसके बाद काफी संभावना है, जल्दबाजी में, प्रेशर में। इशू ये है कि एक तो 2 स्टेप न्यूमेरिकल है, टाइम थोड़ा सा खाएगा, 90 सेकेंड्स है। पहचानना है आपको कि इसे म्यू आर खाली नहीं निकालना है, वैसे उसने कोई म्यू आर के हिसाब से ऑप्शन भी नहीं दिया है, तो चिंता की बात नहीं है। और इशू ये है कि ये जो चैप्टर है ना मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का, ये थोड़ा इसकी कवरेज नहीं रहती लॉ की, ये फॉर्मूले थोड़ा ज्यादा लोग जानते नहीं, और इसलिए कवरेज के हिसाब से ये भी एक अच्छा क्वेश्चन बड़ी मेहनत से सिलेक्ट किया गया। चलिए अब हम डिस्कस कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में से जो एक क्वेश्चन आया, अब वह ले रहे हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट का ये करंट है कि लॉन्ग सोलेनॉइड है, लेंथ दी है सेंटीमीटर में, नंबर ऑफ टर्न्स दिए हैं, करंट दिया है, सेंटर पे फील्ड निकालनी। तो सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड है, तो ये फॉर्मूला है म्यू नॉट, ये रहा। नंबर ऑफ टर्न्स पर मीटर ध्यान से निकालते हैं, लेंथ इसने सेंटीमीटर में दी है। अब ये 50 की जगह अब कब 500 ले देंगे यही आपको पता नहीं लगेगा, या इसको ऊपर लिख देंगे, इसको नीचे लिख देंगे। करंट है 2.5 एम्पियर, मुझे यहाँ कुछ 5 दिख रहा था तो मैंने 5/2 लिख दिया। सॉल्व करके ये आता है 2 पाई, ऑप्शन कोई भी पाई के टर्म्स में है नहीं, तो ठीक है लास्ट में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं। आखिर तक पाई को तो पाई जिंदा रखना ही चाहिए, और लास्ट में अगर किया है उसने पाई के टर्म्स में दिया है तो ठीक है, नहीं तो मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो ये मल्टीप्लाई करके आंसर आ रहा है 6.28 × 10⁻⁴ टेस्ला, आंसर हो रहा है 2। ये फॉर्मूला अगर आता है तो आपको न्यूमेरिकल हो जाएगा। मैक्सिमम 45 सेकंड लगेंगे, और कई कन्वर्जन्स में आप गलती कर सकते हैं, ये पर मीटर लेते हैं अपन लोग, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में पर मीटर लेते हैं। ऑलरेडी अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ ऑल्टरनेटिंग करंट के जो 2 क्वेश्चंस आए हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ऑलराइट, इसी का ये पहला क्वेश्चन है कि 40 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है कनेक्टेड टू 200 वोल्ट सप्लाई। ये जो वोल्टेज देता है जब कुछ नहीं बोलता है तो आरएमएस नहीं होता है, और आपको आरएमएस करंट निकालना है और नियरली बोलना है। और ये ऑप्शंस हैं जिनमें हम ऐसा कुछ विशेष देख नहीं पा रहे, ऑप्शंस में कुछ भी खास ऑब्जर्वेशन हम कर नहीं पा रहे। तो खैर ये प्योर कैपेसिटर है और एसी सर्किट से जोड़ा है, आई आरएमएस होता है आरएमएस अपॉन एक्ससी, और 1/ओमेगा सी लिख देते हैं। ओमेगा ये है 50 हर्ट्ज के लिए 314, कैपेसिटी की वैल्यू उसने 40 माइक्रोफैराड बोली है, और वोल्टेज ऑलरेडी आरएमएस में ही मेरे पास 200, 2400 टाइप का कुछ आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 2.4 टाइप का आ रहा है, उसने भी नियरली बोला है। ये ऐसे ही लिखने के लिए नहीं लिखता, इसका मीनिंग होता है 2.5 एम्पियर। फॉर्मूला अगर आता है तो न्यूमेरिकल हो जाएगा। मैक्सिमम टाइम 60 सेकंड लगेगा, और गलती या आरएमएस या पीक में शायद कोई हो सकती है, वैसे ऐसे कोई ऑप्शन दिख भी नहीं है। एनीवे डायरेक्ट ही है, इजी की श्रेणी में डाल सकते हैं। ऑलराइट, ये इसी सर्किट का नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने तो शॉर्ट में लिखा है, तो अदरवाइज इसकी काफी लेंदी
दिखता है पढ़ने में। सीरीज एलसीआर सर्किट है, जब खाली एल रिमूव करते हैं तो वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस इतना है, जब खाली कैपेसिटर रिमूव करते हैं तो वोल्टेज और करंट में फेज डिफरेंस सेम है। तो कहता है पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट है। अब यहाँ ये नहीं समझ में आता कौन सा सर्किट की बात कर रहा है। सर्किट मतलब जिसकी एकदम शुरू में बात की गई थी, जब तीनों कनेक्टेड थे, ठीक है। तो जब आपने खाली इंडक्टर हटा दिया तो ये आरसी सर्किट बन गया और 10 का फॉर्म लोगे एक्सी बाय आर। जब आपने कैपेसिटर हटा दिया तो एलआर सर्किट बन गया और 10 का फॉर्म लोगे एक्सएल बाय आर। और दोनों बात फाई सेम दिए हैं, तब इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं और एक्सी और एक्सएल बराबर है। तो जब इन तीनों को सीरीज में जोड़ेंगे ना तो एक्सएल और एक्सी कैंसिल कर देंगे, ये सीरीज एलसीआर सर्किट रेजोनेंस हो जाएगा, ये प्योर आर हो जाएगा, मतलब यहाँ पावर फैक्टर 1 हो जाएगा। अब ये 2 स्टेप या 3 स्टेप न्यूमेरिकल कहा जा सकता है। हालांकि कैलकुलेशंस नहीं है, डिजिट्स नहीं है इसमें, ज्यादा कैलकुलेशन तो नहीं है, फिर भी लेंदी है और ये पढ़ने में तो काफी लेंदी जा रहा है। तो 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा आपको सवाल को ध्यान से, 150 सेकंड तक का टाइम आपको लग सकता है। प्रॉब्लम यही है कि इसको कंसंट्रेशन कहीं फोकस लॉस हो सकता है, आपको लगेगा कि इसको करूँ कि बात छोड़ूं, ऐसा कुछ पैनिक रहेगा आपको, तो फिर ऐसे में छोड़ ही देना चाहिए आपको। अदरवाइज ये खैर सबसे बड़ी बात इस क्वेश्चन की है कि कम से कम 2 बार ये प्रीवियस ईयर में आ चुका है। तो 2-3 क्वेश्चन है जो पीवाईक्यू से उठाए गए हैं डायरेक्ट एज इट इज, तो बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, गाइड्स में भी ये कॉमनली मिल जाता है। इसका आंसर है 4। ऑलराइट, इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं ईएम वेव्स के 2 क्वेश्चंस जो नीट 2020 में आए। ऑलरेडी ईएम वेव का क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशंस मेड बाय ई एंड बी फील्ड्स टू द इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव। उसमें रेशियो तो है पर ई और बी का रेशियो नहीं मांगा है। नॉर्मली हम ये ऑप्शंस देख के और ज्यादा हमारे अंदर टेंडेंसी हो जाएगी, डेवलप हो जाएगी, हम बोलेंगे कि रेशियो जो है वो कुछ 1:c या c:1 है। क्या है, कुछ फॉर्मूला होता है ना, e = bc, तो e/b = c, कुछ ऐसा। तो c या 1/c इनमें से कोई हमको लग सकता है। e/b का रेशियो नहीं मांगा है, उसने कहा इनके जो कॉन्ट्रीब्यूशन है e और b के जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टू द इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स। इंटेंसिटी ऑफ ईएम वेव्स मतलब उसकी एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, तो वो तो आधे आधे होते हैं। जो इलेक्ट्रिकल फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है और जो मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है वो बराबर होती है, मतलब इनकी एनर्जी बराबर होती है, तो इनकी इंटेंसिटी भी बराबर बराबर होती है। थोड़ा घुमा के दिया है सवाल। कुछ लोगों ने ये c:1 वाले ऑप्शन को मारा होगा, ये नेगेटिव जाएगा, ये इजी में नहीं रखा जा सकता, ये बड़ी प्लानिंग से, बड़ी चतुराई से इस सवाल को फ्रेम किया गया है, ये भी आसान नहीं जाएगा। और प्रॉब्लम यही है कि ये फैक्ट टाइप क्वेश्चन है बेसिकली तो, पर इशू ये है कि ये चैप्टर ईएम वेव्स का स्टूडेंट्स इंटरेस्ट लेते नहीं है, बड़ा डल सा चैप्टर लगता है, तो ना कोई ढंग से पढ़ता है ना इसे कोई ढंग से पढ़ाता है। तो जो ईएम वेव्स का जो भी क्वेश्चन हमने किया इसका आंसर है इसके 1:1, थर्ड इसका सही ऑप्शन है। ऑलराइट, इसको भी हम ईएम वेव्स में काउंट कर ले रहे हैं, थोड़ा जनरल टाइप का ये हालांकि। लाइट विद एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें ये सब नहीं भी पता हो तो यूनिट से समझ में आ जाएगा इसने क्या दिया है, वॉट इन जूल पर सेकंड, और फिर ये एरिया दिया है। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग होती है तो फिर डबल का कुछ असर आता है। टोटल सरफेस का एरिया दिया है, सरफेस पे टोटल एनर्जी 1 मिनट के अंदर कितनी गिरी है। ये सब ऑप्शंस हैं, सारे ऑप्शंस में 10 की पावर सेम है, सारे ऑप्शन में 10 की पावर सेम है। इंटेंसिटी का वैसे फॉर्मूला मुझे नहीं भी आता तो मैं यूनिट से बना सकता हूँ। ये एनर्जी अपॉन टाइम है और ये एरिया है, तो आई है E/AT, और एनर्जी निकालना है तो I/AT, तो वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर में ही रहने दीजिए, एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में डाल दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा। और फिर वाट को जूल पर सेकंड लिख दीजिए, टाइम 60 सेकंड में ही लाना पड़ेगा, ये सेकंड कैंसिल हो जाएगा। मुझे 6 4 24 दिख रहा है, 10 के पावरों से मुझे कोई मतलब ही नहीं है। 24 को मैं ध्यान से यहाँ पे ऐसे या एनसर्किल कर लेता हूँ या इन लोगों को काट देता हूँ। 24 पे मेरी नजर यहाँ मुझे 4-5 सेकंड का टाइम देना चाहिए और फिर मुझे आंसर फाइनली बोलना चाहिए कि आंसर आएगा 4। इसमें भी वही है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो कॉमन सेंस से यूनिटरी मेथड से फॉर्मूला बना लीजिए, टाइम है तो हो जाएगा। और टाइम 45 सेकंड्स के करीब या उससे थोड़े ज़्यादा भी लग सकते हैं। और इशू वही है कि डायरेक्टली फॉर्मूले पढ़ाए जाते हैं, अगर कवरेज होगी, पढ़े हुए होंगे फॉर्मूले तो बड़ी आसानी से याद आ जाएंगे आपको, डायरेक्ट अप्रोच बनेगी, नहीं तो फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। ऑलराइट, अब हम आपसे बात कर रहे हैं नीट 2020 के रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन। रे ऑप्टिक्स में से टोटल मिला के 2 क्वेश्चन आए, हालांकि बड़ा लेंथी चैप्टर है, ये बहुत टाइम खाता है। ओके, पहला क्वेश्चन, तो लाइट की वेवलेंथ इतनी दी है, स्टार से आ रही है, एक टेलीस्कोप से देख रहे हैं, उसका अपर्चर दिया है
लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालनी है। ऑप्शंस में सारी यूनिट्स रेडियन है और सारे 10 के पावर सेम, ठीक है। तो अब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन निकालनी है, रिजॉल्विंग पावर नहीं निकालना है। डी थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे, लैम्बडा उसने नैनोमीटर में दिया 600 नैनोमीटर, अपर्चर डायरेक्टली मीटर्स में ही दिया है। मैं ये 10 का पावर -7 पहले ही ले आता हूँ, वैसे क्या मेरे को 10 की पावर से मतलब भी नहीं था। अब ये बचा 0.61 × 6, तो 3.6 के आसपास कोई आंसर होना चाहिए। तो मैं सारा ध्यान इसी पे फोकस करता हूँ, और मन करेगा तो मैं इनको काट भी दूंगा और आराम से यहाँ इनके काटने से और कुछ नहीं, थोड़ा एग्रेशन बढ़ जाता है, कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है अपना, बड़े आराम से इसी पे हमको ये दिखता है 3.6 और आंसर है इसका 2। यस प्लीज, ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। रेज इंसिडेंट एट एंगल आई, स्मॉल एंगल प्रिज्म है, इसको ए दिया है, नॉर्मली निकल रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस आपको बताना है। 2012 के स्क्रीनिंग में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, बहुत स्टैंडर्ड बहुत कॉमन क्वेश्चन है। एंगल अगर ये 0 है तो R2 0 है, तो R1 और ए बराबर है, और स्नेल्स लॉ लगा दीजिए 1 sin I = μ sin A, तो म्यू का फॉर्मूला है sin I / sin A, और क्योंकि थिन प्रिज्म है उसने बोला स्मॉल एंगल प्रिज्म, तो आप इसे साइन और साइन थीटा को थीटा लिख दीजिए, तो म्यू हो गया I / A, यानी I है म्यू है, तो इसका आंसर है ये, इसको I चाहिए, सॉरी I चाहिए, तो म्यू A, I = म्यू है। I चाहिए एक्चुअली, म्यू के टर्म्स में ऑप्शन थे ये, μ/2 है, म्यू A, 2 म्यू A, ऐसे करके ऑप्शन। कंफ्यूजन यहाँ कहीं कहीं इससे आ जाता है, आपको डेल का फॉर्मूला μ - 1 × A से कंफ्यूजन आ जाता है, वो एक्चुअली आपको नहीं लगाना है। डेल की उसने कोई बात की नहीं है, तो डेल का कुछ यहाँ आप करने लगते हैं, थिन प्रिज्म का नाम आते ही ये दिमाग में आ जाता है, डेल की बात ही नहीं है, बस यही रिस्की है। बाकी PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का 3rd स्टैंडर्ड क्वेश्चन तो है, कम से कम मिनिमम 3 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर्स में से आए ही हैं। ऑलराइट, सो स्टैंडर्ड केस है, पढ़ा हुआ है तो आसानी से होगा, और नहीं तो प्रिज्म का नाम देखते ही, प्रिज्म की कवरेज भी बड़ी पुअर रहती है लोगों की, रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म इज पुअर, यही इसमें एक इशू है कि रिफ्रैक्शन इन प्रिज्म का टॉपिक हम लोगों का वीक रहता है। ऑलराइट, मतलब ऑप्टिक्स में से जो ये नॉर्मल मिरर फॉर्मूले और लेंस फॉर्मूले और ये सब जो कॉमन चीजें हैं, इनके बाद ये सब जहाँ खत्म होते हैं, उसके बाद जो फिजिक्स बचती है उसमें से क्वेश्चंस नॉर्मली आते हैं। हमारी पूरी ताकत इधर लग जाती है मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला वगैरह पे। तो चलिए अब वेव ऑप्टिक्स के जो 2 क्वेश्चन आए हैं नीट 2020 में, उनकी बात करते हैं। ऑलराइट, ये पोलराइजेशन में एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, रूस्टर्स एंगल की वैल्यू, उसकी रेंज दे दी। मतलब पहला ऑप्शन तो दे दिया 90 डिग्री, फिक्स तो होता नहीं है, ये वाला डायग्राम हमें अपने दिमाग में लोड करना पड़ेगा। तो ऐसे कोई रे आती है अगर किसी एंगल पे, और रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे 90 डिग्री पे होती है, तो ये वाली लाइट प्लेन पोलराइज होती है, रिफ्लेक्टेड लाइट पूरी PPL होती है। फॉर्मूला ये लगता है इस tan I के लिए म्यू। अभी हमें समझना पड़ेगा, ऑप्शन एलिमिनेशन पे जाना पड़ेगा, कुछ क्लिक तो कर नहीं रहा, तो एंगल ये 90 डिग्री तो नहीं रहता, ये डायग्राम में कुछ फाइनाइट है, 90 डिग्री तो नहीं है, और ऐसा कुछ हमने नहीं पढ़ा कि 30 डिग्री से कम होता है ये, या 45 डिग्री से कम होता है। हम मैक्सिमम वैल्यू इसकी 90 डिग्री हो सकती है, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। एक तो फिक्स है नहीं है, क्योंकि फिक्स नहीं है तो ये ऑप्शन कट जाएगा, और ये 30 से ही कम होगा तो फिर होगा क्या, 45 से भी कम नहीं होता, ऑप्शन एलिमिनेशन से तो आ रहा है। मतलब डायरेक्टली तो ये शायद क्वेश्चन नहीं पढ़ाया जाता, नया टाइप का क्वेश्चन दिख रहा है हल्का सा, कहीं कहीं खैर है भी, थोड़ा कॉमन टाइप का क्वेश्चन भी है कहीं कहीं कुछ, पर बहुत ज्यादा कराया भी नहीं जाता। तो अपने को ऐसे कुछ नए क्वेश्चंस के लिए तो हल्का सा प्रिपेयर रहना पड़ता है। ये IQ बेस्ड क्वेश्चन या ऑप्शन एलिमिनेशन से आपको इतना दिमाग लगाना पड़ेगा। फॉर्मूला है ये, फॉर्मूला तो इतना सही है पोलराइजेशन में, अब म्यू 1 से बड़ा होता है हमेशा, तो tan I हमेशा 1 से बड़ा, तो I हमेशा 45 से ज्यादा, तो 45 से ज्यादा और 90 से कम। अब ये 45 से ज्यादा होना चाहिए क्या 30 से ज्यादा होना चाहिए, ये तो हमें नहीं पता, पर ये मैक्सिमम वैल्यू इसकी 45 तो नहीं होती, कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं जिसमें आंसर 45 से बड़ा ही आता। अगर डटे रहेंगे, टाइम देंगे, तो शायद ये बन ही जाए। IQ बेस्ड क्वेश्चन है, ज्यादा से ज्यादा टाइम 45 सेकंड लेगा। सबसे बड़ी इशू ये है कि पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन, ये वेव ऑप्टिक्स तो वीक रहता ही है, हम रे ऑप्टिक्स में लेंस और मिरर में ही घूमते रह जाते हैं बस, और ये कहीं और से उठा के क्वेश्चन दे देता है। तो ये असल में पूरा जो
बेस्ट क्वेश्चन है पूरे पेपर का वो यही है, जो मोस्ट इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, जो IQ बेस्ड है, जो गेम चेंजर है, शायद जो एम्स दिल्ली डिसाइड करेंगे वो ये क्वेश्चन डिसाइड करेगा। और वो जो कॉपर का उसने टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस में जो ग्राफ मांगा है, एक तो इंसुलेटर में टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, और एक कॉपर का रो का ग्राफ, रो वर्सेस टी का ग्राफ, जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं जा रहा है, ऐसा जा रहा है। ये 2-3 क्वेश्चंस हैं पेपर में जो स्कोर को 165 या 160 तक ले आएंगे। 165 के ऊपर स्कोर बहुत ज्यादा लोगों के नहीं आए। ऑलराइट, इशू वही होगी कवरेज। फाइनली आंसर आएगा इसका 4, ऑप्शन एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड। ऑलराइट, YDSC में ये है पता है, जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं उनके बीच में डिस्टेंस आधा कर दिया और स्क्रीन से इनका डिस्टेंस डबल कर दिया, तो फ्रिंज बिट का रेशियो बताओ, नया अपॉन पुराना, बीटा डैश बाय बीटा। बीटा का फॉर्मूला है लैम्डा डी बाय डी। अगर आपको बीटा डैश बाय बीटा चाहिए तो इधर ऊपर न्यूमरेटर में डी डैश बाय डी लिख लीजिए और डिनोमिनेटर में डी डैश बाय डी लिख लीजिए। ये डिस्टेंस हो गया है डबल और डिनोमिनेटर में हो गया हाफ, तो टोटल मिला के जाएगा 4 टाइम्स। ठीक है, तो टाइप अब इसमें 4 में ये प्रॉब्लम आएगी कि कभी कभी जो 4 अगर यहाँ दे देते हैं ना तो आंसर 4 है कि ऑप्शन 4 है, उसमें हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर 4 इन्होंने यहाँ लिखा होता ना तो तुम्हारे दिमाग में भरा होता 4 और तुम भर देते 4 में, जबकि आंसर 4 है पर ऑप्शन 2 है। ये जरा ध्यान देना होगा, यहाँ तो फॉर्चुनेटली था नहीं प्रॉब्लम। 4 और 1/4 में गड़बड़ हो सकती है। ये बीटा डैश बाय बीटा निकालना है कि बीटा बाय बीटा डैश निकालना है, उसमें रिस्क हो सकती है। जहाँ 4 भी ऑप्शन हो और 1/4 भी ऑप्शन हो, वहां आपको ध्यान से देखना ही चाहिए कि उसने मांगा क्या था, क्या अपॉन क्या। एनीवे ये सिंगल फॉर्मूला बेस्ड है, सिंगल स्टेप इजी न्यूमेरिकल है। ये काफी समय बाद हम कहेंगे इजी क्वेश्चन आया है और टाइम ज्यादा से ज्यादा 30 सेकंड्स 40 सेकंड्स भी लग सकते हैं। इशू वही है थोड़ी बहुत कवरेज की। वैसे YDSC में ये फॉर्मूला तो कॉमन है, तो ये इसमें कोई खास इशू भी नहीं है। इसके लिए ये है कि टाइम हो आपके पास। बीच के किसी लेंदी क्वेश्चन में आपने टाइम दे दिया, वो गड़बड़ है। ऐसे क्वेश्चनों के लिए टाइम बचा के रखना चाहिए, चाहे वो पेपर के आपके सेट में एंड में आए। ऑलराइट, अब मैं ड्यूअल नेचर, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वगैरह में जो आए हैं क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चंस आए हैं, उनकी बात आपसे करता हूँ। 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ड्यूअल नेचर। ऑलराइट, ये हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट किया एक रेस्ट से, पोटेंशियल डिफरेंस से रीवोल्ट का। डी ब्रॉगली से एकदम क्लियर हो गया कि कहाँ से सवाल आया है, और वो भी ध्यान से फिर से पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, ये फोटोन की बात नहीं कर रहा, और वेवलेंथ दी है, वोल्टेज मांग रहा है। तो वेवलेंथ और वोल्टेज में या एनर्जी में ये रिलेशन आता है। अगर ये फोटोन होता ना तो ऐसा कोई रिलेशन आता, पर ये फोटोन नहीं है, इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन में वेवलेंथ में फॉर्मूला 12.27 अपन √v हो, तो ये वेवलेंथ डिग्री आर्मस्ट्रांग में आ जाता है। तो √v इसको यहाँ ले जाता हूँ, ये ऐसा आ गया लैम्डा डिग्री ए में। अब लैम्डा इसने मेरे को दिया है इतने नैनोमीटर, तो 1.227 × 10⁻²। इसके बाद नैनोमीटर को डिग्री ए में लाना है, तो पहले मैं इसका नैनो का 10⁻⁹ लिख दिया मैंने ताकि मीटर में आ जाए, फिर वापस 10 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये डिग्री ए में आ जाए। हाँ, अगर मुझे ये पता है कि 1 नैनोमीटर 10 डिग्री ए है और मुझे इसमें कंफ्यूजन नहीं होता है, तो मैं इसे डायरेक्टली यूज कर सकता हूँ। इसे पहले 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ डिग्री ए में ले जाने के लिए। और अगर जरा भी कॉन्फिडेंस की कमी है तो सारे स्टेप्स करिए, इनको स्किप मत करिए, रिस्क मत लीजिए। जितना ज्यादा बेसिक से सवाल करेंगे, जितने स्टेप्स की संख्या बढ़ाएंगे, उतनी सिली मिस्टेक आपकी कम होगी। तो खैर √v ये सॉल्व करने पे आ जाता है टेस्ट पार्ट 2, और यहाँ हर बार √v लिखिए, और ऐसा मत कीजिए कि पहली बार खाली √v लिख लिया और बाद में यहाँ पे कुछ नहीं लिखा। LHS में हर बार √v लिखिए, नहीं तो ये मिस हो जाएगा ये क्या था, रफ वर्क में मिस हो जाएगा। तो ये √v था। इन्होंने कहा यहाँ पे ये ऑप्शन भी दिया हुआ है, जैसे ही आपका टेस्ट पार्ट 2 आएगा तो आप ये भूल जाओगे कि आपको √v निकालना था, आप सीधे ये मार दोगे। एक भी ऑप्शन अगर दूर से दिख जाएगा कि हाँ आ रहा है, तो हम ये भूल जाते हैं कि यहाँ कर क्या रहे थे। इसलिए √v हर बार लिखना जरूरी है। और अब इससे v का आगे आंसर टेस्ट पार्ट 4, और बस ठीक है, एक बार सबके फिर से क्लास मार लेते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए इसको काट देते हैं और यहाँ बोल देते हैं कि √v होता तो ये होता, ये क्यों नहीं होता ये बताना जरूरी है आपको। √v होता तो ये होता, बाकी तो फिर आ ही नहीं रहे, और v है इसलिए ये आंसर है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, थोड़ी कैलकुलेशन है, रीअरेंजमेंट्स है, टाइम थोड़ा सा खाएगा। खैर इसका आंसर है 1। फोटोन और इलेक्ट्रॉन में गलती होने की भी चांसेस है। फोटोन का मामला कहीं आप गलती से ना ले लें, तो ध्यान देखें। ऑलराइट, with a light of frequency 1.5 times
द थ्रेशोल्ड इज इंसिडेंट ऑन अ फोटोसेंसिटिव मटेरियल, तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट कितना होगा अगर फ्रीक्वेंसी आधी हो रही है और इंटेंसिटी डबल हो रही है। अब वही है, सबसे पहले अगर एक भी ऑप्शन जीरो है तो पहले तो आपको उसे रूल आउट करना ही चाहिए कि ये क्यों नहीं होगा। वो जीरो आपसे बहुत कुछ कह रहा है, उसे सुनिए ध्यान से। आपका सारा ध्यान जहाँ जाता है कि इंटेंसिटी डबल की है। ज्यादातर न्यूमेरिकल हम लोग इंटेंसिटी के करते हैं और वो तो इंटेंसिटी का ताल्लुक फोटॉन से होता है। करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट का ये फॉर्मूला है, तो करंट इज प्रोपोर्शनल टू n by t और नंबर ऑफ फोटॉन्स का ताल्लुक होता है इंटेंसिटी से, I is equal to Nhν by AT। हम बोलते हैं आने वाली लाइट की इंटेंसिटी डबल होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट डबल होगा, इसलिए ज्यादातर लोगों ने आंसर इसका डबल लगाया है। ये मोस्टली काफी लोगों का, बहुत सारे लोगों का ये नेगेटिव तो गया है। और ये बात सिर्फ तब सही है जब फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो, तो आपका इस बात पे ध्यान ही नहीं जाता कि फ्रीक्वेंसी को आधा किया है, इसको भी तो ध्यान से देखना है। अब फ्रीक्वेंसी ही थ्रेशोल्ड से कम कर दी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो होगा ही नहीं ना, उस समय ये लॉ बेकार हो जाता है। पढ़ाया तो सब जगह ये सारा ही जाता है, पर फ्रीक्वेंसी आधी की है इस पर आपका ध्यान नहीं गया, आपके दिमागों में ज्यादा यही हावी हो जाता है इंटेंसिटी का, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल ज्यादा करते हैं। फैक्ट है ये, तो कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल भी कहला सकता है। टाइम सही या गलत जो भी करो तुम 30 सेकंड से ज्यादा यहाँ रुक ही नहीं सकते। बहुत रिस्की है क्योंकि दो चेंजेस की हैं और एक चेंज की तरफ आपका ध्यान नहीं गया। आंसर इसका है 1। मेरा आपसे यही कहना है कि अगर ऑप्शंस में आपको खासतौर से थियोरेटिकल क्वेश्चंस में जहाँ और ज्यादा डेटा हो नहीं, उसमें अगर एक ऑप्शन जीरो है तो उस ऑप्शन जीरो को जरूर बताइए कि ये क्यों नहीं है। अगर ये नहीं है जरूर बताइए, तो ही बच पाएंगे। ऑलराइट, ये बोल रहा है एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। अब ई का फॉर्मूला है mc², मास ग्राम की जगह केजी में लाना है और जल्दबाजी में कहीं पे स्क्वायर ना लगा दें। सी की वैल्यू भी कोई भरोसा नहीं है कब हम गलत ले लें, यहाँ पे भी बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा। तो 9 × 10⁻16 × 10⁻³ और ये बाय 2 हो गया, तो 4.5 वाला फिगर आ रहा है। तो जिसमें 4.5 नहीं है वो तो मैं काट ही देता हूँ। 4.5, अब ध्यान से देखता हूँ 10⁻13, इसको भी काट देता हूँ। थर्ड आंसर, फॉर्मूला आना चाहिए। ये इन्होंने मदद की है, कुछ क्वेश्चन जो क्वेश्चन केमिस्ट्री में भी क्वेश्चन कॉमन होता है, यहाँ पे भी फिजिक्स में भी जो फॉर्मूले लगते हैं ड्वेल नेचर वाले, डी ब्रॉगली वाले, वो सवाल दिए हैं ताकि आपकी मदद हो जाए। कोशिश तो बहुत की है इसमें कि आप स्कोर करें। तो mc² और टाइम इसमें फिर भी बहुत हुआ तो 45 सेकंड लग जाएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, सिवाय इस बात के कि आपके पास इस क्वेश्चन तक पहुंचते पहुंचते टाइम ही खत्म हो गया। अब प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट नहीं है आपके पास, तो हाँ जरूर इस क्वेश्चन ने फिर आपको दुख दिया होगा, वरना ठीक है बनने लायक इजी क्वेश्चन की श्रेणी में ही आएगा। चलिए अब हम आखिरी मॉडर्न फिजिक्स की बात करते हैं। इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, एक बोर मॉडल में से है, एक न्यूक्लियर फिजिक्स में से है, 2 सेमीकंडक्टर में से है और एक इलेक्ट्रॉनिक्स में से है, लॉजिक गेट में। तो इन टोटल 5 क्वेश्चंस का डिस्कशन और करते हैं। ऑलराइट, क्वेश्चन है फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बोर मॉडल इज नॉट वैलिड। नॉट को तो जरूर पहले हमें हाईलाइट कर लेना चाहिए। ये ऑप्शंस हैं नियॉन प्लस, हाइड्रोजन एटम। तो हमें पता है कि जो बोर मॉडल है ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड होना चाहिए, जिन्हें सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नहीं, टोटल उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, बाकी सारे इलेक्ट्रॉन हम हटा दें। तो नियॉन का जो मास नंबर है वो 20 और चार्ज नंबर है 10। हमें नहीं भी पता तो भी पता है कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद भी इसमें कई इलेक्ट्रॉन तो बच जाएंगे, क्योंकि ये है ना, एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद तो हीलियम है He होता है 4He2, उसमें 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम बच रहा है तो ये सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं बच सकता। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद ये इसमें तो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है, पर इसमें 9 इलेक्ट्रॉन, एक की लिस्ट बना लेते हैं कि किसमें कितने इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं। अच्छा, ये न्यूट्रल हाइड्रोजन एटम में हमें लगता है कि ये तो न्यूट्रल है, पर हमें उसके टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से मतलब है। तो इलेक्ट्रॉन्स तो हाँ इसमें भी 1 है, He+ में भी 1 है, और न्यूट्रॉन तो हाइड्रोजन का आइसोटोप भी है। अगर इसमें एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि आइसोटोप है। तो सिर्फ नियॉन जो है, जो काफी हैवी एलिमेंट्स होते हैं, वो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम्स तो होते ही हैं, तो ये एक के कंपैरिजन में ये हैवी है। खैर, ये फैक्ट टाइप क्वेश्चन है, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा, इशू इसमें कोई भी नहीं है, इजी कवरेज का क्वेश्चन है ये। आंसर है 1। बस यहाँ तक पहुंचने का आपके पास टाइम बचा हो पेपर में
इसी पहले क्वेश्चन को आप ज़्यादा टाइम देते हैं, टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो कुछ ये छूट जाएंगे, तो इन पर आपको पहले टाइम देना चाहिए, कुछ लंबे क्वेश्चनों को पहले छोड़ते हुए, ताकि इस जैसे क्वेश्चन आपके मिस ना हो जाएं। ये इजी क्वेश्चन में गिना जाएगा। और U-235-92 को एक न्यूट्रॉन से बम्बार्ड किया, तो इसमें ये निकला, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकले, और क्या प्रोडक्ट निकला वो ये पूछ रहा है। तो हम इसकी पूरी इक्वेशन लिख देते हैं, U-235-92 प्लस एक न्यूट्रॉन, ये क्रिप्टॉन, ये 3 न्यूट्रॉन्स, और जो एलिमेंट Y निकल रहा है मान लेते हैं उसका मास नंबर A और चार्ज नंबर Z है। अब खाली चार्ज कंजर्वेशन की इक्वेशन लिख लें तो 92 प्लस 0 इज इक्वल टू 36 प्लस 3 into 0 न्यूट्रॉन का चार्ज है नहीं प्लस Z, इससे Z आ जाएगा 56, और 56 में एक ही ऑप्शन, चार्ज नंबर जिसका 56 है उसमें एक ही ऑप्शन है, तो बस यही होना चाहिए। डबल चेक कर लेते हैं, चलो मास नंबर भी कंजर्व कर लेते हैं, तो 235 प्लस 1 इज इक्वल टू 89, न्यूट्रॉनों का ये 3 और इसका A, तो ये आया 144। हाँ ये कंफर्म हो गया, कॉन्फिडेंस के लिए बाकी सबको ऐसे काट देते हैं। इजी क्वेश्चन है, मैक्सिमम 45 सेकंड लगेंगे, 10-15 सेकंड में भी आराम से आप कर सकते हैं, और इसमें कोई इशू नहीं है। आंसर है 2। तो सेमीकंडक्टर की सरफेस कवरेज का एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि पीएन जंक्शन डायोड में रिवर्स बायस की जो डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ कब बढ़ती है। पीएन जंक्शन डायोड इंक्रीज इन विड्थ, तो फॉरवर्ड करंट से तो कुछ पढ़ा ही नहीं है इस बारे में हमने। फॉरवर्ड बायसिंग में डिप्लीशन लेयर कम हो जाती है, और रिवर्स बायसिंग में डिप्लीशन लेयर की विड्थ, क्योंकि मेजॉरिटी लेयर्स को दोनों साइड से यू पुल अवे फ्रॉम द जंक्शन, तो बढ़ जाती है, तो आंसर है रिवर्स बायस होंगे। तो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। सरफेस कवरेज आपको बेसिकली चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर है 3। थोड़ा सा जहां भी टॉपिक बिगिन होता है उसको आपने, अगर एक टॉपिक बेसिकली 10 पन्नों में पढ़ाया गया है तो सरफेस कवरेज का मतलब है उसका 20% मैटर आपको आता हो, 30% मैटर आपको आता हो, तो सरफेस कवरेज में काफी सारे क्वेश्चंस कवर तो हो रहे हैं इस बार के। नेक्स्ट, ट्रांजिस्टर की सरफेस कवरेज का बिल्कुल क्वेश्चन है, तो क्या करेक्ट है, तो हाँ बेस जो है वो बहुत थिन होना चाहिए और बहुत लाइटली डोप्ड होना चाहिए। सेम डोपिंग हो नहीं सकती, सेम साइज होता नहीं है, और दोनों में कुछ फॉरवर्ड बायस होता नहीं है, रिवर्स होता है तो फॉरवर्ड बायस होता है, तो करेक्ट आंसर है 1। इनको हम बोलते हैं सरफेस कवरेज। डेप्थ नहीं चाहिए टॉपिक में, जस्ट आपने टॉपिक छुआ है कि नहीं वो ये चेक करना चाहते हैं कि आपने टॉपिक पढ़ा भी है कि पूरा का पूरा यूनिट छोड़ दिया है। और ये लास्ट क्वेश्चन है, ट्रुथ टेबल, उसमें 4 आपको दिए हैं, आपको सही ऑप्शन ढूंढना है। तो बेसिकली हम यही कहेंगे कि अगर ये है और ये बी है, तो ये बाहर हो जाएगा, ये बी बाहर हो जाएगा, ये और गेट दिख रहा है, अगर ये बबल ना होता तो ये ए बार प्लस बी बार हो जाता, और इस बबल के कारण एक इन्वर्जन और हो गया, और अब हम डी मॉर्गन थ्योरम लगा देते हैं, तो ये एक बार बार हो गया, ये साइन बदल गया, और अब ये हो गया ए एंड बी। तो वो वाला ट्रुथ टेबल ढूंढेंगे जिनमें ये एंट्रीज ये वाली बनती हो, ए की एंट्री है, बी की एंट्री है, और ये आउटपुट की है, और जब दोनों हाई हैं और तब आउटपुट हाई है, केवल वो वाली एंट्री ढूंढेंगे। आप इन्हें, अगर ये डी मॉर्गन थ्योरम आपको नहीं आती तो आप बिल्कुल बेसिक से भी कर सकते हैं। तो पहले दोनों को 0 लीजिए, पूरा डिसाइड करिए कि अगर ये 0 है, चलिए देख लेते हैं, मान लीजिए अगर ये 0 है और ये 1 है, तो आपको पता है कि ये 1 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, और अगर ये और गेट होता तो इसका आंसर 1 आ जाता, और ये नॉर है तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 और 1 की एंट्री आपको मिल जाएगी, मोस्ट ऑफ द एंट्री 0 आएंगी, तो उस बेसिक लॉजिक से भी कर सकते हैं। एनीवे इसका आंसर बनता शायद 2। ट्रुथ टेबल से आप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर है 2। तो इस तरह से जो 12th पोर्शन के 28 क्वेश्चंस आए थे नीट 2020 में, उनका डिस्कशन समाप्त होता है। 11th पोर्शन कंपैरेटिवली आसान था और उसमें से क्वेश्चंस कम थे। 12th पोर्शन थोड़ा सा ट्रिकी है, स्कोरिंग उतनी भी आसान नहीं रहेगी जितनी पहली नजर में हमें लगती है। Alright then, that is thank you. I'm Anil Agarwal from Tripti Agrawal Classes Bhopal. So this was all in the analysis. Thank you. नीट 2020 के पेपर के कंप्लीट डिस्कशन इस तरह हम समाप्त करते हैं। हमारी ऑब्जर्वेशंस यही हैं, समझते हम यही हैं। अगर 2021 वालों को सजेशन देना हो, जो जेई और नीट, जेई में और नीट 2021 में पेपर देने वाले हैं, उनके लिए हमारा सजेशन यही है कि सरफेस कवरेज पे पहले ध्यान दीजिए।
कोई भी टॉपिक छोड़ के मत जाइए। मतलब एक तो बहुत डेप्थ की जरूरत नहीं है, ज्यादा डेप्थ की जरूरत नहीं है, एडवांस्ड टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो नहीं करने हैं। अगर आपसे गाइड्स में 40% बस क्वेश्चन, जितने भी आप गाइड जो आप करते हैं उनमें 40% क्वेश्चन ही आपको करने हैं। 40-50% क्वेश्चन आपसे गाइड के बन रहे हैं, मतलब आप बहुत अच्छे लेवल पर हैं, उससे ज्यादा क्वेश्चन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेई मेन और नीट की बात कर रहा हूँ। तो आपको सरफेस कवरेज, कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं है, बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है किसी भी टॉपिक के। जहाँ कोई भी सब टॉपिक स्टार्ट हुआ उस टॉपिक का जो इनिशियल बस एक आध कोई फॉर्मूला, एक आध कोई फैक्ट है, कुछ फॉर्मूले और कुछ फैक्ट पकड़ते जाइए बस। और फॉर्मूले बेस्ड एक फॉर्मूले पे जो 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं बस वो कर लीजिए, ज्यादा वैरायटी की जरूरत नहीं है। हाँ, कवरेज चाहिए। और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि फिजिक्स में भी आपको एनसीईआरटी की रीडिंग अब लगानी होगी। बड़ा क्लियर है कि एनसीईआरटी से कुछ ऐसे क्वेश्चन उठा ही रहे हैं जो सिर्फ एनसीईआरटी में, और उनका कहीं और सही आंसर दिया भी हो तो भी माना तो वही सही जाएगा जो एनसीईआरटी में दिया है। इसलिए एनसीईआरटी की रीडिंग इज अ मस्ट फॉर हाई स्कोरिंग। अगर आप बहुत ही टॉप रैंक लाना चाहते हैं, मतलब ये एक दो क्वेश्चंस पे डिफरेंस बनाती है एनसीईआरटी की रीडिंग, तो अगर आप बहुत हाई एम कर रहे हैं तो एनसीईआरटी की रीडिंग जरूरी है। या फिर इतना आसान जब पेपर आ रहा है तो देखिए बाकी सारे क्वेश्चन सबसे बन ही रहे हैं, तो फिर डिफरेंस उन्हीं से बनेगा जो क्वेश्चन एनसीईआरटी की लाइनों से आए। ओके, सो मेन चीज है कि मल्टीपल रिविजन ऑफ सरफेस। मल्टीपल रिविजन्स मतलब बहुत सारे, मे बी करीब 20-30 टाइम्स आपने सारे फॉर्मूले पढ़े हुए हों। मल्टीपल रिविजन हमें चाहिए, ज्यादा डेप्थ नहीं चाहिए, एडवांस क्वेश्चंस नहीं करने हैं, एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है, यही कुछ बात है बस। थोड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है तो, और कुछ टॉपर्स के हिसाब से जरूरी भी होता है, पर सभी सब्जेक्ट्स में, और चाहे जेई कोचिंग हो, चाहे नीट कोचिंग हो, चाहे बड़ी कोचिंग हो, चाहे छोटी कोचिंग हो, थोड़ा सा कोचिंग्स में एक्स्ट्रा पढ़ाया तो जाता है, तो उसमें आपको सिलेक्टिव होते आना चाहिए। हर वो चीज़ जो आपको पढ़ाई गई है, कॉपी में आपको लिखी है, वो जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी की रीडिंग में भी हर लाइन जरूरी नहीं है। तो डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट। सबसे बड़ा मैसेज मेरा यही है, डोंट बी अ परफेक्शनिस्ट। आपको ढूंढते आना चाहिए, सिलेक्टिव होते आना चाहिए, बी सिलेक्टिव। ये टीचर की गाइडेंस से आपको समझ में आ जाता है। पूछिए उसे कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। पढ़नी तो है एनसीईआरटी, पर एक एक लाइन पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे और रिटेन नहीं कर पाएंगे। तो छोटी कवरेज करिए और उनके ज्यादा रिविजन्स करिए। और खास तौर से न्यूमेरिकल्स की बात करता हूँ फिजिक्स में, तो नीट के लिए या इवन जेई मेन के लिए बहुत डीप न्यूमेरिकल्स की जरूरत नहीं है। वो टाइम भी खाते हैं और आपका कॉन्फिडेंस भी बिगाड़ते हैं। क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बहुत ही संभल के करिए, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, इसेंशियली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए बस। ये आने वाले कम से कम 2 सालों के लिए, 21 और 22 के लिए, एटलीस्ट 2 सालों के लिए ये मेरा फॉर्मूला मुझे लगता है वैलिड है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है इस साल के पेपर के एनालिसिस के बाद, बल्कि इसी साल के नहीं, 2017 से मैं ट्रेंड देख रहा हूँ, 2018, 2019 और अब तो 2020 डेफिनेटली कंटिन्यूसली ट्रेंड है। इसके पहले पेपर्स बड़े बहुत डिफरेंट आते थे। इसके पहले के PYQ भी अब इररेलेवेंट हो गए हैं। इवन 12th बोर्ड की आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो इसके पहले के जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं वो पेपर्स अब इररेलेवेंट हो गए। जेई के भी और नीट के भी इससे इससे पहले के जो पुराने पेपर्स हैं आज की डेट में वो इररेलेवेंट है। उनको करने से आपका कॉन्फिडेंस कम होगा। अब बहुत ही क्वांटम चेंज आ रहा है पैटर्न में, पेपर के पैटर्न में, जैसा वो क्वेश्चंस दे रहे हैं। पहले आते थे, एक जमाना था जब बहुत अच्छे तगड़े क्वेश्चन आते थे। इवन 2019 में भी फिजिक्स की अगर बात करें तो 2-4 तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जिन्हें देख के हम लोग खुश होते थे कि चलो कुछ दमदार, मजा आया। तो 2020 में तो वो अपरेंटली नहीं दिख रहा है। अपरेंटली सब इजी पेपर दिख रहा है, हालांकि कहीं कहीं स्कोर में तो गलतियां हो रही हैं, स्कोर तो बहुत नहीं आ रहे हैं। तो यही बात देखिए ध्यान से, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस करिए और बहुत हाई लेवल पे नहीं जाइए, और नॉर्मल क्वेश्चंस के ज्यादा बार रिविजन्स करिए। So that is all for now. I am Anil Agarwal from Tripti Agarwal Classes Bhopal, wishing you all the very best
for future. And bye bye. Have a good time. Have a good journey of life. Enjoy.